हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप जैसे भी देख रहे हैं, जिस टाइम पर भी देख रहे हैं। नाउ, आज के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के क्लास में हम दो चीज़ पढ़ने वाले हैं। आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं सेक्शन 8 कंपनी एंड ओपीसी कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इनसे रहता ही रहता है, चाहे केस स्टडी हो या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन हो। एकदम डेफिनेटली रहेगा। तो मैं एकदम आराम से पढ़ाऊँगा, एकदम अच्छे से पढ़ाऊँगा। आप इसको प्रॉपरली बैठकर नोटिंग करके एकदम अच्छे से आप इसको रिकैप्चुलेट और रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नाउ, सबसे पहले सेक्शन 8 कंपनी पढ़ेंगे एंड वी मस्ट गेट इनटू दैट कि भाई सेक्शन 8 कंपनी एग्जैक्टली होती क्या है और सेक्शन 8 कंपनी है क्यों। सुनो जरा, जब भी हम किसी चैरिटेबल काम को, मतलब सोशल वेलफेयर के काम को, या फिर कोई ऐसा काम जिससे पब्लिक एट लार्ज का भला हो, वो करना चाहते हैं और उसके लिए एक कंपनी खोलना चाहते हैं हम लोग, तो फिर हम क्या करेंगे? हम कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 कंपनी का रिजॉर्ट लेंगे। मतलब सेक्शन 8 कंपनी के हिसाब से हम सेक्शन 8 कंपनी ओपन करेंगे, हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, ओपन नहीं इनकॉर्पोरेट करेंगे, राइट। मैं फिर से कहता हूं कि इफ वी वांट टू डू पब्लिक वेलफेयर और चैरिटेबल activities and we want to have a company incorporated under companies act 2013, then we have to incorporate it under section 8 of companies act 2013। अभी बात समझ में आ रही है कि अगर हम चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाला कोई काम करना चाहते हैं एंड वी वांट कि भाई हम कंपनी ओपन करें, तो क्या करेंगे हम लोग? सर, हम सेक्शन 8 कंपनी और इनकॉर्पोरेट करेंगे अंडर कंपनीज एक्ट 2013। चलो, तो सर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, या फिर सेक्शन 8 कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कंडीशंस क्या क्या होंगे? सर, कौन सेक्शन 8 कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है, जरा आप डिटेल में बताएं। यस यस बच्चा लोग, मैं डिटेल में ही बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेक्शन 8 कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का अधिकार किस किस के पास है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सेक्शन 8 कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कंडीशंस कौन कौन से फुलफिल करने होंगे हमें, राइट। देखिए जरा, हु कैन रजिस्टर? सेक्शन 8 कंपनी के लिए रजिस्टर कौन कौन कर सकता है? आप लिखिए जरा, सेक्शन 8 कंपनी के रजिस्टर कर सकते हैं कौन कौन? सर, एनी पर्सन कैन रजिस्टर फॉर सेक्शन 8 कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनी पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन रजिस्टर कर सकते हैं सेक्शन 8 कंपनी के लिए। अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी की लाइबिलिटी जो होगी ना, हमेशा लिमिटेड होगी। सेक्शन 8 कंपनी की लाइबिलिटी जो होगी हमेशा लिमिटेड होगी। लिमिटेड, ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अकॉर्डिंग ये इनकॉर्पोरेट होगी। सर, कंडीशंस क्या क्या है? तो इट हैज 3 कंडीशंस। इनके पास 3 कंडीशंस है, 3 बेसिक कंडीशंस है इनकॉर्पोरेशन के लिए। कंडीशंस फॉर इनकॉर्पोरेशन, कंडीशन फॉर इनकॉर्पोरेशन, तो 3 कंडीशन है हमारे पास में इनकॉर्पोरेशन के लिए। पहला कंडीशन कौन सा है? द फर्स्ट वन इज, पहला कंडीशन है कि इनका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट विल बी प्रमोशन ऑफ, ऑब्जेक्ट विल बी प्रमोशन ऑफ स्पेसिफाइड एक्टिविटी,
ऑब्जेक्ट विल बी प्रमोशन ऑफ स्पेसिफाइड एक्टिविटी। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रमोशन ऑफ स्पेसिफाइड एक्टिविटी होगा। और स्पेसिफाइड एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया बेटा, स्पेसिफाइड एक्टिविटी का मतलब प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट या एनी सच अदर ऑब्जेक्ट। मतलब ऊपर जैसा ऑब्जेक्ट दिया हुआ ना 1 से लेकर 10 तक, उनसे मिलता जुलता कोई और ऑब्जेक्ट होगा, वो भी क्या होगा, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट में आएगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, application of profit, application of profit प्लस इनकम। जो प्रॉफिट और इनकम का एप्लीकेशन होगा वो किस पर्पस के लिए होगा, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट एंड इनकम वो किस पर्पस के लिए होगा, वो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए होगा। मतलब एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट प्लस इनकम जो होगा वो होगा फॉर प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उनका जो ऑब्जेक्ट होगा उसके प्रमोशन के लिए होगा वो। अच्छा, तीसरा कंडीशन वो है प्रोहिबिशन ऑफ डिविडेंड, प्रोहिबिशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड मतलब 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि भाई वो स्पेसिफाइड एक्टिविटी का प्रमोशन करेंगे। दूसरा कंडीशन है प्रॉफिट प्लस इनकम का जो एप्लीकेशन होगा, मतलब यूज जो होगा प्रॉफिट या इनकम वो सिर्फ और सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा जिस ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट होना चाहती है। ठीक है। उसके बाद प्रोहिबिशन है, किस पर प्रोहिबिशन है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड पर, यानी ये कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर सकती। ठीक है। तो आपको बस 3 पॉइंट याद रखने हैं कि पहला पॉइंट कौन सा बता दो मेरे को। पहला पॉइंट है कि भैया प्रमोशन ऑफ स्पेसिफाइड एक्टिविटी रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट विल बी प्रमोशन ऑफ स्पेसिफाइड एक्टिविटी, मतलब कंपनी किस ऑब्जेक्ट से इनकॉर्पोरेट हो रही है, कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन का ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का ऑब्जेक्ट है प्रमोशन ऑफ स्पेसिफाइड एक्टिविटी। और क्या क्या है, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट या एनी सच अदर ऑब्जेक्ट। दूसरा है प्रॉफिट और अदर इनकम, जो भी कुछ भी आएगा वो किस लिए यूज होगा, प्रॉफिट या अदर इनकम जो कुछ भी आएगा वो यूज होगा उस ऑब्जेक्ट के प्रमोशन के लिए ही यूज होगा। ठीक है। तीसरा कह रहा है कि जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड है उसका प्रोहिबिशन है, मतलब सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट पे डिविडेंड। आप याद रखेंगे सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट पे डिविडेंड, ये लिखा हुआ प्रोहिबिशन फिर भी आप लिख लो एक बार ऐसा करके, सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट पे डिविडेंड, एकदम इंपॉर्टेंट है, पे डिविडेंड। सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड पेमेंट नहीं कर सकती। ठीक है। उसके बाद तो 2 बातें हो गई इनकॉर्पोरेशन की, आइए फर्दर बात करते हैं। अब आ जाना इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। सबसे पहले हम नेम की अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। तो हमने जो नेम की अवेलेबिलिटी पढ़ रखी है ना इनकॉर्पोरेशन के स्टेप्स में, वही वाला स्टेप्स है। ठीक है। एज यूजुअल स्टडीड इन इनकॉर्पोरेशन स्टेप्स। इसका मतलब क्या है कि नेम की अवेलेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। नेम की अवेलेबिलिटी हम अपना नाम अप्लाई करेंगे और वो लोग नाम कंप्यूटर में खोजेंगे। ठीक है। कि उस नाम से रिजेंबल करती हुई कोई और कंपनी तो नहीं है। अगर वो कोई उस नाम से रिजेंबल करती हुई कोई और कंपनी होगी तो फिर वो नाम रिजेक्ट कर देंगे, नहीं अगर रिजेंबल करती हुई कोई और कंपनी होगी तो वो नाम अप्रूव कर देंगे। तो इस तरह नाम का अप्रूवल होगा। ठीक है। सबसे पहले हम नेम अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, लिखना we will apply for name। उसके बाद वो नेम अवेलेबिलिटी वहीं से चेक होगी। फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंस, देखो जरा
एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस। उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, किसको अप्लाई करेंगे, आरओसी को। किस फॉर्म में अप्लाई करेंगे, आईएनसी 12 में। तो आप याद रखेंगे एप्लीकेशन करेंगे लाइसेंस के लिए आईएनसी 12 में अलॉन्ग विद दी फीस एंड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करने पड़ेंगे जब हम एप्लीकेशन करेंगे। बेसिकली हमें सेक्शन 8 कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जो होता है ना, वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो मिलता है वो हमें लाइसेंस से मिलता है कि आप चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी ओपन कर रहा है या फिर इनकॉर्पोरेट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लाइसेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एप्लीकेशन शुड बी मेड टू आरओसी। किसको देंगे एप्लीकेशन, आरओसी को देंगे। किस फॉर्म में देंगे, तो फॉर्म नंबर आईएनसी 12 यहां लिखने का। एप्लीकेशन किसको देना है, आरओसी को देना है। किस फॉर्म में देना है, INC 12। तो फॉर्म नंबर लिखेंगे, थोड़ा सा अलग इंपैक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर। अगर क्वेश्चन पूछ दिया एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस के ऊपर तो अच्छा, लाइसेंस के एप्लीकेशन के साथ में क्या क्या जाएगा, आप थोड़ा सा एक बार हल्का फुल्का याद रखें क्या क्या जाएगा। एक जाएगा ड्राफ्ट MOA AOA, मोआ प्लस ओआ जाएगा, MOA प्लस AOA जाएगा। फिर उसके बाद INC 14 में वो जाएगा, डिक्लेरेशन जाएगा। INC 14 में फिर डिक्लेरेशन जाएगा, डिक्लेरेशन फॉर्म नंबर INC 14 में जाएगा। और उस डिक्लेरेशन में क्या लिखा रहेगा कि ड्राफ्ट मोआ एंड ओआ इन कन्फर्मिटी विद सेक्शन 8 का रूल्स हम ड्रॉ किए हैं। मतलब डिक्लेरेशन जो होगा ना, बेसिकली डिक्लेरेशन आपको इसलिए देना पड़ता है कि आपने सभी रूल्स रेगुलेशंस डिफाइंड अंडर सेक्शन 8 आपने फॉलो किए कि नहीं किए। तो अगर सारे डिफाइंड आपने रूल्स रेगुलेशन सेक्शन 8 में जो भी है वो आपने अगर फॉलो किए होंगे तो बढ़िया बात है। तो वो सिर्फ इसलिए ही जाता है, ठीक है। चलो, तो हम मोआ ओआ देंगे, उसके बाद और क्या देंगे, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का ड्राफ्ट कॉपी देंगे। और डिक्लेरेशन देंगे किसमें, फॉर्म नंबर INC 14, ठीक है। डिक्लेरेशन जो देंगे वो फॉर्म नंबर INC 14 होगा। हम INC 14 में डिक्लेरेशन देंगे, INC 14 में डिक्लेरेशन देंगे। और डिक्लेरेशन में क्या लिखा रहेगा कि जो MOA AOA है वो सेक्शन 8 में लिखे हुए रूल्स और रेगुलेशंस, यानी सेक्शन 8 में जो भी बातें लिखी गई उन सबको प्रॉपर्ली फॉलो किया गया है, ठीक है। एंड ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट एंड रूल्स रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 8 इंक्लूडिंग मैटर्स इन्सिडेंटल और सप्लीमेंटल देयर टू हैव बीन कंप्लाइड विथ। तो डिक्लेरेशन में बेसिकली क्या देना पड़ेगा कि हम आपको बता चुके कि कभी डिक्लेरेशन हम लोग जब भी देते हैं ना, तो डिक्लेरेशन में क्या देते हैं, डिक्लेरेशन में देते हैं कि हमने सभी रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लाई किया। तो दो बातें आप याद रखेंगे कि MOA एंड AOA हम लोग दिए हैं, और MOA एंड AOA के बाद में हमने डिक्लेरेशन में क्या कि ऑल रूल्स एंड प्रोविजंस have been complied with, ठीक है, have been complied with। तो सारे के सारे complied with क्या, have been complied लिख लेंगे तो भी चलेगा। सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन हमने कंप्लाई किए। कंप्लाई करने का मतलब माने हैं, ठीक है। तो पहला हमको ये पॉइंट देखना, दूसरा हमें डिक्लेरेशन का पॉइंट देखना, तीसरा पॉइंट आ जाए, तीसरा नंबर पॉइंट। तीसरा हम क्या देंगे, एस्टिमेट देंगे। किसका एस्टिमेट देंगे, याद रखें एस्टिमेट देंगे। मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ और आप भी मार्क कर लें। एस्टिमेट देंगे, किसका एस्टिमेट देंगे, फ्यूचर एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 3 years। तो एस्टिमेट का मतलब अपकमिंग 3 years। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, आने वाला 3 साल का देंगे हम। तो आने वाले 3 साल का क्या देंगे हम, आने वाले 3 साल का इनकम और एक्सपेंडिचर पर होने वाला इनकम और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट देंगे आने वाले 3 साल का, ठीक है। उसके बाद हम स्पेसिफाई करेंगे, व्हाट स्पेसिफाई करेंगे सर, सोर्स ऑफ द इनकम एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर। हम सोर्स ऑफ इनकम स्पेसिफाई करेंगे कि भैया जो पैसा आ रहा है ना आपके पास इनकम आने वाले 3 साल का, वो कहाँ से आ रहा है, और जो खर्चा होगा ना वो खर्चा कहाँ कहाँ होगा। तो हम लोग सोर्स और इनकम दोनों का दोनों स्पेसिफाई करेंगे, और कुछ स्पेसिफाई करें या ना करें हम लोग को सोर्स और इनकम दोनों स्पेसिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो एप्लीकेशन दे रहे होंगे ना,
जो भी एप्लीकेशन दे रहे होंगे, जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम बनेंगे, बेसिकली वही एप्लीकेशन देते हैं। तो जो एप्लीकेशन दे रहे होंगे उन पर्सन्स के द्वारा क्या करना पड़ता है, हमें डिक्लेरेशन देना पड़ता है INC 15, फॉर्म नंबर INC 15 में। तो अभी ना फॉर्म भी आप याद रखेंगे, थोड़ा बहुत जरूरी रहता है फॉर्म याद रखना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप फॉर्म याद रख लेंगे तो आपके आंसर को ना और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चेक किया जाएगा, ठीक है। और आई गेस कि अगर इससे क्वेश्चन आ जाए तो मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है इस बार के लिए, और इससे पक्का क्वेश्चन आना है। सेक्शन 8 कंपनी से फाउंडेशन, CA फाउंडेशन दिसंबर 21 में क्वेश्चन आने ही आने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको तीसरा क्या देना पड़ेगा बेटा, देखो 2 हमने दे लिया, तीसरा हमें क्या देना पड़ेगा सर, तीसरा हमें देना पड़ेगा एक एस्टिमेट देना पड़ेगा, एस्टिमेट ऑफ, 2 चीज का एस्टिमेट देना पड़ेगा, इनकम और एक्सपेंडिचर का। और ये कितने सालों का देना पड़ेगा, ये दोनों देना पड़ेगा हमें 3 सालों का, ठीक है। ये दोनों देना पड़ेगा 3 सालों का, 3 इयर्स, 3 इयर्स। तो एस्टिमेट का मतलब क्या, आने वाला 3 इयर्स, हम एस्टिमेट दे रहे हैं मतलब आने वाले 3 इयर्स का देंगे हम। एस्टिमेट जब हम कह रहे हैं ना, जिसका मतलब आने वाले 3 सालों का देंगे हम, तो एस्टिमेट देंगे क्या, आने वाले 3 सालों का, किसका, इनकम का और एक्सपेंस का, इनकम का और एक्सपेंस का, ठीक है। इनकम का और एक्सपेंस का देंगे। देखिए, तो हमको ये बताना पड़ेगा कि सोर्स ऑफ इनकम हमारा क्या है, और फिर हमें बताना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर जो हो रहा है उसका किस ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्सपेंडिचर का ऑब्जेक्ट और एस्टिमेट, हमें इनकम का सोर्स बताना पड़ेगा और एक्सपेंडिचर का ऑब्जेक्ट भी बताना पड़ेगा, ठीक है, आने वाले 3 सालों का। फिर डिक्लेरेशन इन फॉर्म नंबर INC 15 बाई ईच ऑफ द पर्सन मेकिंग द एप्लीकेशन। तो ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद एक और पॉइंट है कि हम क्या करेंगे, हम लोग डिक्लेरेशन दिलवाएंगे उस पर्सन के थ्रू, मतलब देखो बेसिकली सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम जो होता है ना, वही डिक्लेरेशन देते हैं इसमें। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा ना, नेक्स्ट पॉइंट वो को क्या है, डिक्लेरेशन है। किसका डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन बाई एप्लीकेंट, डिक्लेरेशन बाई एप्लीकेंट। और ये जो डिक्लेरेशन दिया जाएगा वो किस फॉर्म में दिया जाएगा, INC 15। किस फॉर्म में रहेगा बेटा, INC 15 में रहेगा। वो डिक्लेरेशन जो रहेगा किस फॉर्म में रहेगा, INC 15। सारे बच्चे ध्यान से बोलें, किस फॉर्म में डिक्लेरेशन रहेगा, तो रहेगा INC 15। जोर से बोलो, INC 15, ठीक है। तो कितने कंडीशन हो गया, बोलो ना, 4 कंडीशन हो गए इसके एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस के। तो आप यहाँ लिखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस से कितने कंडीशन, हाउ मच कंडीशन फॉर एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस। एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस के कितने कंडीशन हो गए, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस के लिए 4 कंडीशंस, 4 कंडीशंस। एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस के लिए 4 कंडीशंस, 4 कंडीशंस। तो एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस के लिए 4 कंडीशंस हो गए, आपको याद रखना पड़ेगा कि 4 कंडीशन है भैया, ठीक है। आइए जरा नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं। उसके बाद अच्छा, ये सबसे पहले एप्लीकेशन किसके पास जाएगा, ROC के पास जाएगा, आपको याद रखना है, ROC के पास जाएगा। उसके बाद लाइसेंस का अप्रूवल मिलेगा आपको, द सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रांट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो किसके थ्रू वर्क, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कौन आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को रिप्रेजेंट कौन करेगा, मैं बता दूं, रीजनल डायरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं इस केस में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। कौन रिप्रेजेंट करता है, रीजनल डायरेक्टर रिप्रेजेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। चलो थोड़ा बैटरी चेंज करनी थी, मैंने बैटरी चेंज कर ली। आ जाना जरा,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रांट लाइसेंस टू रजिस्टर एज अ लिमिटेड कंपनी। मेरी बात समझो, सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा? फटाफट बताना बच्चा लोग मेरे को। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कंडीशन। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? फिर वो सारा डॉक्यूमेंट चेक करेगा, वो लोग वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, अप्रूव करेगा। फिर तो वेरीफाई, चेक, अप्रूव करने के बाद क्या करेगा वो लोग? सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस दे देगा इनको। किसको? कंपनी को। ग्रांट अ लाइसेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ग्रांट अ लाइसेंस टू रजिस्टर एज अ लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी, आप हमेशा याद रखना कि जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होगी एज पर सेक्शन 8 कंपनी, यानी सेक्शन 8 कंपनी के तौर पर इनकॉर्पोरेट होगी, वो सारी कंपनीज क्या होंगी? रजिस्टर्ड होंगी लिमिटेड कंपनी के तौर पर, एज अ लिमिटेड कंपनी। उनकी लाइबिलिटी क्या होगी? लाइबिलिटी होगी लिमिटेड, लाइबिलिटी होगी उनकी लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड रहेगी, उनकी लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड ही रहेगी। याद रखना इस बात को। चलो, और फिर अच्छा, इसको और डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, जितना डिटेल मैंने बताया। आप और पूछेंगे भैया क्या वो ये सिर्फ लाइसेंस ऐसे ही मिल जाएगा क्या? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस दे देगी आपको और आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, मतलब टू लाइसेंस देगी। यू कैन रजिस्टर विथ ROC, यू कैन रजिस्टर विथ MCA, यानी यू कैन रजिस्टर विथ कंपनीज एट 2013 एज एन सेक्शन 8, एज अ सेक्शन 8 कंपनी। आपको ये लाइसेंस मिल जाएगा। कंडीशन एज डीम्ड फिट मे बी इम्पोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी कंडीशन ठीक लगे वो कंडीशन इंपोज करेगी। तो इसके बाद क्या होगा? अप्रूवल लाइसेंस का। देखो, यहां लिखना CG। CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। CG शैल ग्रांट लाइसेंस, ठीक है, प्लस मे इम्पोज कंडीशन, मे इम्पोज कंडीशन। वो कोई कंडीशन अगर इंपोज करना चाहती है तो वो कंडीशन भी इंपोज कर सकती है। वो कोई कंडीशन अगर इंपोज करना चाहती है तो वो कंडीशन भी इंपोज कर सकती है। चलो आ जाओ, देखना अभी। उसके बाद देखना, डॉक्यूमेंट्स सबमिशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अब लाइसेंस मिल गया आपको। अब लाइसेंस मिलने के बाद आप क्या करेंगे? आप डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे, क्योंकि आपको चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपको रजिस्टर होना है एज अ सेक्शन 8 कंपनी, आपको रजिस्टर होना है सेक्शन 8 कंपनी के तौर पे। तो आप क्या करेंगे? आप डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे। जो डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए फुलफिल प्रॉपर होना चाहिए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे जो रजिस्ट्रेशन के लिए वो फाइल होंगे? द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर बी फाइल्ड विथ ROC। किसके साथ फाइल करेंगे? ROC के साथ में। आफ्टर ऑब्टेनिंग, देखो आफ्टर ऑब्टेनिंग लाइसेंस बोला हुआ, मतलब लाइसेंस ऑब्टेन करने के बाद आप डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे। मतलब सबसे पहला काम जो रहेगा वो क्या रहेगा? लाइसेंस ऑब्टेन करना। देन यू हैव टू फाइल द डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन। अभी तक कंपनी बनके तैयार नहीं हुई, याद रखना इस बात को कि कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट होकर तैयार नहीं हुई पेपर में। कंपनी तो पेपर में इनकॉर्पोरेट होगी, लेकिन कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट होकर तैयार नहीं हुई। तो कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट होकर तैयार नहीं हुई, जिसका मतलब ये कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट होना होगा। और वो कैसे होगा सर? ये डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। उससे पहले क्या हुआ सर? हमने क्या लिया? उससे पहले हमने लाइसेंस लिया, और लाइसेंस के कंडीशन आपको मैंने पढ़ा रखे हैं वहां पर। आए जरा, ये फाइल्ड विथ ROC होना चाहिए, और आफ्टर ऑब्टेनिंग द लाइसेंस। तो क्या क्या फाइल करेंगे आप? एकदम सिंपली लिखा हुआ, एकदम सिंपल लिखा हुआ, आप याद रखिए। यहां पर एक छोटी सी चीज लिख लें आप, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट shall be filed only after a license। तो लाइसेंस मिलने के बाद ही वो फाइल होगा। और क्या क्या फाइल होगा देखें। फॉर्म नंबर INC 7,
MOA AOA फाइल होगा फॉर्म नंबर INC 13 में, फॉर्म नंबर INC 7 फाइल होगा और फॉर्म नंबर INC 13 में MOA और AOA फाइल होगा। आप पूछेंगे भैया ये फॉर्म नंबर INC 7 क्या है? देखो, फॉर्म नंबर INC 7 जो होता है वो डील करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू कंपनी, मतलब फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू कंपनी। तो न्यू कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए INC 7 फाइल होता है फॉर्म नंबर, ठीक है। न्यू कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए INC 7 फाइल होता है फॉर्म नंबर। उसके बाद INC 13 में मोवा और ओवा फाइल करेंगे। आप पूछेंगे भैया मोवा और ओवा तो ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं। नहीं, आपने मोवा और ओवा की क्या फाइल करी है? ड्राफ्ट कॉपी फाइल करी, फाइनल कॉपी फाइल नहीं करी है, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद क्या फाइल करेंगे? मोवा और ओवा यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फाइल करेंगे। उसके बाद जो हमें लाइसेंस मिला है वो लाइसेंस ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वो फाइल करेंगे। फिर एक एफिडेविट फाइल करेंगे दैट नो ऑफेंस, एफिडेविट फाइल करेंगे दैट नो ऑफेंस हैज बीन no offense has been made by any of the person concerned with the company। मतलब जो कंपनी के साथ पर्सन कंसर्न, मतलब जो पर्सन कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा रहे हैं, यानी जो एप्लीकेंट है उन्होंने कोई भी ऑफेंस नहीं करा है, उन्होंने कोई भी ऑफेंस नहीं करा है, ऐसा एक फाइल करेंगे स्टेटमेंट हम लोग। चलो, उसके बाद एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस वो फाइंड आउट करेंगे, मतलब फाइल करेंगे। डिटेल्स ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स, तो फर्स्ट डायरेक्टर्स होगा, जो फर्स्ट डायरेक्टर होगा बेसिकली सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम को फर्स्ट डायरेक्टर मान लेते हैं हम लोग, फर्स्ट डायरेक्टर होगा, उसका डिटेल्स फाइल करेंगे। इंटरेस्ट एंड कंसेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर, तो कंसेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर फाइल करना होता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप काट दें। चले, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट फाइल करने बताएं आप जरा। INC 7 क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू कंपनी। न्यू कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के लिए हम एक डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं जिस डॉक्यूमेंट का नाम होता है INC 7, जिस डॉक्यूमेंट का नाम होता है INC 7, ठीक है, ऐसा। उसके बाद मतलब सॉरी, एक फॉर्म फाइल करते हैं जिस फाइल का नाम होता है INC 7। उसके बाद मूव और ओवर फाइल करते हैं INC 13 में। लाइसेंस जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट दे रखा होता है सेक्शन 8 कंपनी का, वो फाइल करते हैं। उसके बाद एफिडेविट फाइल करते हैं कि हमने कोई ऑफेंस नहीं करा है। फिर उसके बाद हम एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस का फाइल करते हैं, बताते हैं उनको। डिटेल्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर फाइल करते हैं और कंसेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर फाइल करते हैं, ठीक है। और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो फाइल करते हैं, लेकिन ठीक है आप इतना डॉक्यूमेंट लिख लेंगे बार, वो डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के लिए वो पूछेंगे वो लोग, तो ये बात आप बता देंगे उनको। चले, उसके बाद द रजिस्ट्रार क्या करेंगे? जो रजिस्ट्रार है वो रजिस्ट्रार आपको आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के लिए वो वेरीफाई करने के बाद वो चेक करेंगे कि भाई क्या आप रजिस्टर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं एज सेक्शन 8 कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद वो क्या करेंगे? अगर इफ ROC यानी if registrar of company is satisfied that the document submitted have been true to the best of your knowledge and belief, और वो एकदम ट्रू है और वो कहीं पर भी वो कहीं पर भी मैलाफाइड नहीं है, तो उसके बाद में इंटेंशन भी मैलाफाइड नहीं है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में वो लोग डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर लेंगे और कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा देंगे, और कंपनी को लिए इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट उनको वो दे देंगे। देखो, द रजिस्ट्रार्स आर रजिस्टर्ड सच पर्सन और एसोसिएशन पर्सन एज ए कंपनी
अंडर सेक्शन 8 एंड इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो आपको बहुत डिटेल यहाँ नहीं पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है बस। ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आप सीए इंटर में, यहाँ बेसिक ही पढ़ना है आपको। चलिए उसके बाद नाउ, तो अब क्या होगा जब कंपनी सेक्शन 8 कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड हो गई, जब कंपनी सेक्शन 8 कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड हो गई तो अब क्या होगा देखना। कंपनी ना लिमिटेड वर्ड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड को यूज किए बिना लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बन सकती है। ठीक है, देखो अब बस एक 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 लाइन लिख लें, यहां पे आप एक लाइन लिख लें। द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड by with limited liability, by limited liability, with limited liability, with limited liability, with limited liability, without using without using without using limited और प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज किए बिना ये कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी के साथ ओपन हो सकती है, इनकॉर्पोरेट हो सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्म मे बी अ मेंबर ऑफ सच कंपनी। तो फर्म भी मेंबर हो सकता है उस कंपनी का। ठीक है, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म। फर्म कैन बी अ मेंबर ऑफ सच कंपनी। ओके, रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है कंपनीज एक्ट में? सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर, सेक्शन 8 कंपनी कैन ऑल्टर, ये अपने एमओए और एओए के प्रोविजन को ऑल्टर मतलब चेंज कर सकती है, चेंज कर सकती है। ठीक है, इसको एमओए और एओए में लिखी हुई बातों को चेंज कर सकती है, लेकिन वो हमेशा चेंज करना होगा तो उसको प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सीजी लेना होगा, यानी प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी लेना होगा। ठीक है, मूवा प्लस ओवा ऑल्टरेशन प्रायर अप्रूवल बाय सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लगेगा ही लगेगा मूवा और ओवा को ऑल्टर करने के लिए। मूवा और ओवा को ऑल्टर करने के लिए प्रायर अप्रूवल किसका लगेगा बेटा? लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लगेगा। ये पहला रेस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर में कि जब आप मूवा और ओवा ऑल्टर करने जाएंगे तो सेक्शन 8 कंपनी को प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का, सीजी का। दूसरा पॉइंट है, सेक्शन 8 कंपनी कैन कन्वर्ट इनटू अ कंपनी ऑफ अनदर काइंड ओनली सेटिस्फाइंग द स्पेसिफाइड कंडीशंस। तो अब ये कंडीशंस नहीं पूछने का, क्योंकि ये कंडीशन आपको पढ़ने नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि सेक्शन 8 कंपनी कैन बी कन्वर्टेड, कैन बी कन्वर्टेड। अच्छा, अमालगमेशन मतलब दो कंपनी मिलकर के एक कंपनी बनती है, तो अमालगमेशन किसके साथ होगा? यहां लिखना तीसरा पॉइंट में, अमालगमेशन जिसका होगा सिमिलर ऑब्जेक्ट जिसका रहेगा उसके साथ ही अमालगमेशन होगा, अदरवाइज अमालगमेशन नहीं होगा। जैसे ए लिमिटेड है, मतलब जैसे मान लो XYZ है, ये सेक्शन 8 कंपनी है, ये इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करती है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बनी है। ठीक है, और ABC एक कंपनी है, वो भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बनी हुई है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। ऐसा ये दोनों कंपनी मिलकर एक कंपनी बना सकती है, दोनों कंपनी मिलकर PQR। ठीक है,
फिर ये दोनों कंपनी डिसॉल्व हो जाएंगी, ये नई कंपनी पिक्चर में आ जाए, इसको बोलते हैं अमालगमेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, तो ये अमालगमेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी हो गया। ऐसा एग्जांपल रहा है अब आपके अमालगमेशन के लिए। तो आपको बस याद रखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इन दोनों का ऑब्जेक्ट हमेशा सिमिलर होना चाहिए, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट होगा तो फिर वो नहीं आएंगे, सिमिलर ऑब्जेक्ट होगा तो ही वो अमालगमेट हो सकते हैं। ठीक है, शैल अमालगमेट विथ सिमिलर ऑब्जेक्ट की कंपनी, शैल अमालगमेट विथ सिमिलर ऑब्जेक्ट की कंपनी, कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट, सेक्शन 8 कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट, ऐसा। अच्छा, उसके बाद ना रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, तो सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस को रिवोक भी किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो सेक्शन 8 कंपनी के लाइसेंस को रिवोक कर सकती है। तो सेक्शन 8 कंपनी के लाइसेंस को अगर गवर्नमेंट रिवोक करेगी तो रिवोकेशन के कुछ कंडीशन है, मतलब लाइसेंस को रिवोक करना मतलब लाइसेंस को वापस ले लेना, तो लाइसेंस को वापस लेने के कुछ कंडीशंस है। तो वो कंडीशंस कौन कौन से हो गए वो जरा देखें आप, वो कंडीशन कौन कौन से हो गए वो जरा देखें। देखें, देखें बच्चों, कॉन्ट्रावेंशन विथ एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 8 बोल रहा है कि रिवोकेशन मतलब लाइसेंस को वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, टेकिंग बैक द लाइसेंस, रिवोकेशन का मतलब टेकिंग बैक द लाइसेंस, लाइसेंस को वापस ले लिया जाएगा। और क्यों लिया जाएगा, उसके ग्राउंड्स क्या क्या है, किस किस कारणों के वजह से वो वापस लिया जाएगा, आप जरा देखें किन किन कारणों की वजह से। पहला, कॉन्ट्रावेंशन, मतलब कॉन्ट्रावेंशन वर्ड आपको बोला था याद रखने के लिए, कॉन्ट्रावेंशन वर्ड का मतलब होता है वायोलेशन। ठीक है, वायोलेशन विथ एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 8, तो सेक्शन 8 का कोई भी रिक्वायरमेंट होगा उसका कॉन्ट्रावेंशन हुआ। सेक्शन 8 का कोई भी रिक्वायरमेंट होगा उसका कॉन्ट्रावेंशन हुआ, सेक्शन 8 का कोई भी रिक्वायरमेंट होगा उसका कॉन्ट्रावेंशन हुआ। ठीक है, सेक्शन 8 का कोई भी रिक्वायरमेंट होगा उसका कॉन्ट्रावेंशन हुआ। दिस वन, कॉन्ट्रावेंशन विथ एनी ऑफ द कंडीशंस सब्जेक्ट टू विच अ लाइसेंस हैज बीन ग्रांटेड, जिस कंडीशन के थ्रू लाइसेंस ग्रांट हुआ है उस कंडीशन का वायलेशन होगा। तो वो कंडीशन कौन कौन सी कंडीशन है आपने ऊपर में पढ़ रखा है, कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग द लाइसेंस। सर ये कंडीशन है सेक्शन 8 कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने के लिए, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को देखते हुए उसने लाइसेंस को
लाइसेंस अप्रूव करा है, तो अब अगर ये कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होते हैं तो वो क्या करेंगे, लाइसेंस को रिवोक कर देंगे, लाइसेंस को वापस ले लेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो कंडीशंस फॉर सब्जेक्ट टू विच अ लाइसेंस इज इश्यूड, लाइसेंस इशू हुआ, फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी फ्रॉडुलेंट कंडक्ट कर रही है, कंपनी फ्रॉड कर रही है, कंपनी फ्रॉडुलेंट कंडक्ट कर रही है मतलब कंपनी फ्रॉड कर रही है, फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। फिर कंडक्ट इन अ मैनर वायोलेटिव ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी ने कोई काम ऐसा किया जो कंपनी के ऑब्जेक्ट को वायोलेट कर रहा है। ऑब्जेक्ट मतलब वो 10 बातें, 10 पॉइंट्स जो ऊपर लिख रखा है हमने, उस 10 पॉइंट्स को कंपनी का ऑब्जेक्ट कहेंगे और वो कंपनी के ऑब्जेक्ट को वायोलेट कर रहा है। अगर आप इसको बोलें तो ये भी हो जाएगा। ऊपर से मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, उस ऑब्जेक्ट क्लॉज को अगर वायोलेट कर रहा है तो भी हो जाता है। ठीक है, तो पहला कंडीशन कौन सा रहा, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 8, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 8, यानी कोई भी सेक्शन 8 का रिक्वायरमेंट रहा उसको कॉन्ट्रावीन कर रहा है, मतलब उसको वायलेट कर रहा है। उसके बाद कॉन्ट्रावेंशन विथ एनी ऑफ द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच लाइसेंस इज इशूड, वो कोई भी कंडीशन है जिसके चलते लाइसेंस इशू किया गया है। तीसरा, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है या फिर वायलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है, उसके बाद कंडक्ट ऑफ अफेयर्स इन अ मैनर प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब जो कंपनी का अफेयर चल रहा है, कंपनी का जो अफेयर चल रहा है वो अफेयर इस तरह कंडक्ट हो रहा है, इस तरह कंडक्ट हो रहा है जो हानि पहुंचा रहा है पब्लिक को, लॉस टू द पब्लिक, लॉस टू द पब्लिक, पब्लिक को उससे नुकसान हो रहा है। तो 5 पॉइंट है इसमें और 5 पॉइंट को एकदम सलीके से पढ़ना है ताकि आपको 5 पॉइंट ना याद रहें। ठीक है, जरा 5 पॉइंट में पहला पॉइंट है रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 8, इसको आपने क्या किया, कॉन्ट्रावीन किया। दूसरा पॉइंट है कंडीशन फॉर लाइसेंस, इसको क्या किया आपने, कॉन्ट्रावीन किया। तीसरा पॉइंट है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी चल रही है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी चल रही है। चौथा पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट वायोलेशन। और पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट है अफेयर्स आर प्रीजुडिशियल, प्रीजुडिशियल टू पीआई, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये 4-5 पॉइंट है, 5 पॉइंट मतलब प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट है, अफेयर्स। तो इन 5 पॉइंट ये ग्राउंड्स है फॉर रिवोकेशन। इन 5 पॉइंट में पे के बेसिस पर इस 5 पॉइंट के बेसिस पर क्या हो सकता है सर, इस 5 पॉइंट के बेसिस पर ना रिवोक हो सकता है, क्या लाइसेंस रिवोक हो सकता है। किसका लाइसेंस रिवोक हो सकता है सर, इस 5 पॉइंट के बेसिस पर लाइसेंस रिवोक हो सकता है, सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो सकता है। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो सकता है इस 5 पॉइंट के बेसिस पर। चलो, उसके बाद जब लाइसेंस रिवोकेशन का ग्राउंड आपने देख लिया तो अब क्या करना होगा, अब लाइसेंस रिवोकेशन की बात करते हैं कि लाइसेंस रिवोक कैसे होगा। लाइसेंस रिवोक कौन करेगा, सीजी रिवोक करेगा। सीजी का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वर्क किसके थ्रू करेगा, यहाँ पर रीजनल डायरेक्टर के थ्रू वर्क करेगा। ठीक है, देखिए जरा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में बाई ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब रिवोक कर भी सकता है, रिवोक नहीं भी कर सकता है। बाई ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस ग्रांटेड टू सेक्शन 8 कंपनी, लाइसेंस ग्रांटेड टू सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, डायरेक्ट दी कंपनी टू चेंज इट्स स्टेटस, वो ये भी बोल सकता है कंपनी को कि भाई अपना स्टेटस आप चेंज कर लीजिए, मतलब सेक्शन 8 कंपनी का स्टेटस आपको अब नहीं मिलेगा, आप कोई और कंपनी का स्टेटस
रखिए। उसके बाद डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स नेम एंड टू ऐड द वर्ड्स लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड। तो या तो लिमिटेड वर्ड ऐड करने के लिए बोलेगा या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड करने के लिए बोलेगा। तो क्या तीन इंपॉर्टेंट है, ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है। मतलब होगी क्या, असली चीज होगी क्या सर, पहले रिवोक हो जाएगा, रिवोक प्लस स्टेटस चेंज, ये आपका व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं है जो चेंज होगा, प्लस और क्या रिवोक होगा सर, ऐड लिमिटेड प्लस लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, ऐड करेंगे वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। आप लिमिटेड वर्ड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड कर सकते हैं, लिमिटेड वर्ड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। क्या आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। तो जब लाइसेंस रिवोक होगा तो ये सब आपको काम करना पड़ेगा। चलो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द ऑर्डर किसके थ्रू, रीजनल डायरेक्टर के थ्रू। तो रीजनल डायरेक्टर के थ्रू आप याद रखेंगे, रीजनल डायरेक्टर के थ्रू कंपनी को का वो रिवोक कर सकती है कि सेक्शन 8 कंपनी यू विल बी नो मोर, और सेक्शन 8 कंपनी वो डायरेक्ट कर सकती है, डायरेक्ट करेगी रिवोकेशन डायरेक्शन कि आप कंपनी का जो स्टेटस है, नाम है, वो चेंज कर ले, और फिर आप वर्ड ऐड करें, कौन सा वर्ड, लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड कर लें। आपको बात समझ में आ रही है, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड ऐड कर लें। उसके बाद सर क्या ये ऐसे हो जाएगा, क्या कंपनी मेरे को ग्राउंड फॉर रिवोकेशन चेक करेगी और फिर कंपनी क्या करेगी, ग्राउंड फॉर रिवोकेशन चेक करेगी और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, मेरे को तुरंत मेरा लाइसेंस का रिवोक कर लेगी क्या सर, ऐसा नहीं होता। आपको सुनवाई का मौका दिया जाता है, यहाँ पर नेचुरल जस्टिस होता है सबके साथ में, और जस्टिस का सिस्टम हमारे देश का बहुत डिफरेंट है एकदम, ठीक है। वो क्या है आपको सब पता है। आइए जरा, आपको मिलेगा, क्या मिलेगा पता, ROBH, आपको रोब मिलेगा, रोब, रोब समझते हैं क्या होता है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आपको सुनवाई का मौका दिया जाएगा। ऑर्डर फॉर रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस कैन बी मेड ओनली आफ्टर गिविंग द कंपनी अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मौका देने के बाद, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मौका देने के बाद ही आपका लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया जाएगा, यानी रिवोक किया जाएगा, यानी वापस लिया जाएगा। उससे पहले वो लाइसेंस वापस लिया नहीं जा सकता। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको देना ही होगा। किसको देना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा आपको, किसको देगा, कंपनी को। आइए जरा, उसके बाद सुनवाई का मौका देने के बाद अगर मान लो लाइसेंस रिवोक हो गया तो फिर लाइसेंस रिवोक हो गया। अब वो लाइसेंस जब रिवोक हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा सर, कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकिंग लाइसेंस शैल बी गिवन टू ROC, ठीक है। रीजनल डायरेक्टर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ROC को ऑर्डर रिवोकिंग मतलब ऑर्डर फॉर रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस वो देगा, और कंपनी शैल अप्लाई टू ROC इन फॉर्म नंबर INC-20 फॉर चेंज इन स्टेटस एंड नेम। तो कंपनी क्या करेगी, INC-20 में अप्लाई करेंगे, भाई मेरा नेम को चेंज कर दो और स्टेटस को चेंज कर दो, क्योंकि जो पहले नाम था ना अब वो नाम नहीं रहेगा। और फिर ROC शैल रजिस्टर द कंपनी अकॉर्डिंगली, ठीक है, ROC शैल रजिस्टर द कंपनी अकॉर्डिंगली। इसको आप
इसको लिखना नहीं था, चलो। आ जाए जरा, देखें। लाइसेंस अंडर सेक्शन पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ बात है वो करना चाहते हैं। बोला लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 इज रिवोक्ड एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सर्टिस्फाइड दैट फॉलोइंग आर नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो ऑर्डर एक देंगे, और क्या ऑर्डर देंगे देखना। आफ्टर गिविंग हियरिंग अपॉर्चुनिटी टू द कंपनी द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर द फॉलोइंग। क्या ऑर्डर देंगे? पहला नंबर, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अगर अगर उनको लगता है, मैं यहाँ लिखता हूँ, आप उस हिसाब से लिखेंगे, ठीक है, लिखना। देखो, आफ्टर रिवोकेशन of license if CG is satisfied that after revocation of license if CG is satisfied that it is necessary in public interest and after giving ROBH reasonable opportunity of being heard, then it can उसके बाद ऑर्डर दे सकता है। इट कैन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, इट कैन ऑर्डर फॉर डैश वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। दूसरा, अमालगमेशन विथ अनदर कंपनी। देखो जरा, आफ्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ इट्स डेट एंड लायबिलिटीज इफ देयर रिमेन्स एनी एसेट दे मे बी ट्रांसफर टू अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 एंड हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट subject to condition as the tribunal may impose or sold and proceeds thereof created to the insolvency and bankruptcy fund of India। देखो जरा, कंपनी को पहला ऑर्डर दे देगा कि वाइंडिंग अप कर दे। देखो, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस होने के बाद इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज सर्टिस्फाइड दैट इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू वाइंड अप द कंपनी, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल वाइंड अप द कंपनी। ठीक है, और वाइंड अप करने के लिए वो क्या करेगा, ऑर्डर पास कर देगा। फिर डिजोल्यूशन होगा, डिजोल्यूशन में जैसे डिजोल्यूशन होता है वैसे डिजोल्यूशन होगा, मतलब सारा एसेट को रियलाइज करेंगे, फिर डेट को पेमेंट करेंगे, और फिर हम जो एसेट बचा हुआ रहेगा उसको ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर, सिमिलर ऑब्जेक्ट जिस कंपनी का होगा सेक्शन 8 कंपनी, उसके पास ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, या फिर जो प्रोसीड्स बचेगा, यानी जो एसेट को सेल्स करके और डेट को वापस करके एसेट को सेल किया और डेट को पेमेंट करने के बाद जो प्रोसीड्स बचेगा उस प्रोसीड्स को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी फंड जो होता है उसमें हम डाल देंगे, पहला। दूसरा क्या करेगा कंपनी, बोला अमालगमेशन विथ अनदर सेक्शन 8 कंपनी विथ सिमिलर ऑब्जेक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर प्रोवाइड फॉर amalgamation under section 8(7) to form a single company with specified object, properties, power, rights, interest, authorities and privileges and liabilities, duties, obligation. No such order of central government shall supersede the provision of Companies Act 2013। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर देगा वो ऑर्डर सुपरसीड नहीं करेगा। किस ऑर्डर को, किस चीज को, कंपनीज एक्ट 2013 को। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ऑर्डर दे सकता है, कंपनी को अमालगमेट करने का ऑर्डर और कंपनी को वाइंड अप करने का ऑर्डर दे सकता है, और जो ऑर्डर देगा ना कंपनी को, वो ऑर्डर कंपनीज एक्ट 2013 को ओवर रूल नहीं करेगा। आपको इतना याद रखना है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, फर्दर पेनल्टी या पनिशमेंट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंपनीज एक्ट। देखो, इफ अ कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विथ एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट लेड डाउन इन सेक्शन, द कंपनी शैल विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर एक्शन
under the provision of this section be punishable with fine which shall not be less than rupees 10 lakh rupees but which may extend to 1 crore rupees, and the directors and every officer of the company who is in default shall be punishable with a fine which shall not be less than rupees 25 lakhs 25,000 rupees but which may extend to rupees 25 lakhs, provided that when it is proved that affairs of the company were conducted fraudulently, every officer in default shall be liable for action under section 447. सुनो जरा, 447 का जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पर। जरा देखो क्या क्या सेक्शन 447 का सेक्शन बोल रहा है, अगर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है तो। फाइन यहां लिखना, फाइन, फाइन क्या लगेगा? फाइन लगेगा कंपनी को, कंपनी को जो फाइन होगा वो होगा मिनिमम, कंपनी को जो फाइन लगेगा वो लगेगा मिनिमम 10 लाख बट विच में एक्सटेंड टू रुपीज 1 करोड़। तो कंपनी का जो फाइन रहेगा वो मिनिमम होगा, मिनिमम और मैक्सिमम। मैक्सिमम मिनिमम फाइन कितना होगा 10 लैक्स और मैक्सिमम फाइन कितना हो सकता है रुपीज 1 करोड़। ठीक है, 10 लैक्स और 1 करोड़। उसके बाद डायरेक्टर प्लस ऑफिसर्स जो होंगे कंपनी को, उनको फाइन क्या लगेगा? देखो मिनिमम फाइन लगेगा 25,000 का और मैक्सिमम फाइन 25 लाख रुपीस तक जा सकता है, 25 लाख। ठीक है, 25 लाख रुपीस तक जा सकता है। और प्लस ये तो होगा ही होगा, उसके बाद इसके बाद अलग से सेक्शन 447 विल ऑल्सो बी शैल ऑल्सो बी एप्लीकेबल। उसके बाद अलग से सेक्शन 447 शैल ऑल्सो बी एप्लीकेबल, शैल ऑल्सो बी एप्लीकेबल। ठीक है, ऐसा ये दो काम होगा, या आप लिख लो। तो लिख ला बच्चों आपने, आइए जरा। तो कंपनी अगर जो भी कॉन्ट्रावेंशन करती है तो उनको फाइन कितना देना पड़ेगा? मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़। डायरेक्टर्स को और ऑफिसर्स को लगेगा 25,000 रुपया मिनिमम फाइन और मैक्सिमम फाइन कितना 25 लाख रुपया। और कंपनी सेक्शन 447 में फ्रॉड वाला जो सेक्शन है वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये पढ़ा हमने क्या, सेक्शन 8 कंपनी के बारे में। और अभी 2-3 पॉइंट छोटे छोटे आपको और लिखने हैं। ठीक है, 2-3 पॉइंट छोटे छोटे और लिखने हैं। कुछ कुछ और पॉइंट लिख लो, इस पे लिखना। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट shall not be applicable। तो
इस कंपनी पर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, शैल नॉट बी एप्लीकेबल। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखें, कंपनी कंपनी कैन कॉल इट्स जनरल मीटिंग, ठीक है, बाय गिविंग क्लियर नोटिस। कितने दिन का नोटिस देंगे, याद रखना 14 डेज का नोटिस देंगे, 14 डेज का, बाय गिविंग क्लियर नोटिस ऑफ 14 डेज, ठीक है। वैसे 21 दिन का नोटिस दिया जाता है, यहाँ पर 14 डेज का नोटिस देंगे। 21 दिन का नोटिस, 21 डेज का नोटिस नहीं देना है, 21 डेज का नोटिस नहीं देना है, मतलब 21 डेज का नोटिस लगेगा नहीं। कितने दिन का नोटिस लगेगा, 21 दिन का नोटिस। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखें, नो रिक्वायरमेंट ऑफ, किस चीज का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, देखें जरा। पहला, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरा, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्लस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। दूसरा, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी को फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लस शेयर होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी, शेयर होल्डर का रिलेशनशिप कमेटी को भी फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो दिस वाज, अच्छा एक चीज़ जो है, रिवोकेशन होने के बाद ये जो पॉइंट है ना, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं एक काम करता हूँ मैं इस पॉइंट को मैं काट देता हूँ एक बार, ठीक है। आप ये पूरा पॉइंट अपने हिसाब से लिख लें, जस्ट कट इट। अब इस पॉइंट को ना अपने हिसाब से, मतलब मैं बता रहा हूँ, इस पॉइंट को इस तरह से लिख लें। ये पूरा पढ़ने का आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इतना ज़्यादा पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आपने ये लिखा, अब इसके बाद है ना बस एक लाइन लिख लें, कैन गिव ऑर्डर फॉर, पहला वाइंडिंग अप, ठीक है। दूसरा, अमालगमेशन, ऑफ कंपनी विथ सिमिलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और तीसरा कन्वर्ट इट्स स्टेटस को कन्वर्ट करने का, जैसे आपने पढ़ा ना ऊपर से। तो 3 पॉइंट रहेगा बस, और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो दिस मच फॉर सेक्शन 8 कंपनी। इसके बाद हम वो आगे करेंगे हम लोग ओपीसी कंपनी। चले।